बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना शिंदे गुट का बड़ा दावा, शिंदे गुट की मांग 2.5 साल के लिए महापौर पद दिया जाए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के मौके पर शिंदे गुट रखेगा अपनी मांग। बीएमसी चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने जीती है 29 सीटें। बीजेपी गठबंधन को मिली एक बड़ी जीत और अब यहां पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, शिंदे गुट की मांग है 2.5 साल के लिए महापौर पद दिया जाए। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल, देखा गया तो जिस प्रकार से भाजपा को सीटें मिली है, अब देखते हुए एकनाथ शिंदे है वो डिमांडिंग मोड में है। यानी एकनाथ शिंदे डिमांड करेंगे तो ही उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन महायुति में ये दोनों पार्टियां है वो मुंबई की महानगर पालिका में चुनाव लड़ी है। अब देखा गया तो एकनाथ शिंदे की पार्टी को जिस प्रकार से सीटें मिली है, अब उनकी मांग तो ये स्वाभाविक होगी क्योंकि बाला साहब ठाकरे के विचारों की पार्टी है। उद्धव ठाकरे से अलग होकर भाजपा को साथ दी है और उसके बाद जिस प्रकार से सत्ता पलट हुई है उसे देखते हुए अब एकनाथ शिंदे की पार्टी है वो अब मांग कर रही कि 2.5 साल के लिए शिवसेना को, यानी पिछले 25 सालों से मुंबई में शिवसेना का ही मेयर बैठा था, अब आने वाले दिनों में 2.5 साल के लिए क्यों ना हो लेकिन शिवसेना को ही मेयर पद चाहिए ताकि आने वाले दिनों में लोगों को भी बता सके कि ये मराठी की सत्ता है, शिवसेना की ही सत्ता है और हमने कोई दूसरी गुट नहीं स्थापन किया, हमारी शिवसेना ही है जो बाला साहब ठाकरे की विचारों की है। दूसरी बात यह है कि बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी अवसर है तो इस मौके पर 23 जनवरी को ही मेयर पद की जो शपथ विधि है वो होनी चाहिए। ऐसी विविध मांग है वो अब एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से रखी जा रही है। अब देखना होगा कि ये मांग अब भाजपा की तरफ से मंजूर की जाती है या कोई दूसरी, यानी स्टैंडिंग कमेटी बहुत बड़ा पद माना जाता है वो उसके ऊपर कुछ बार्गेनिंग होती है। चुनाव से पहले वैभव इस प्रकार की कोई बातचीत निकलकर सामने नहीं आई थी। ये लगातार बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनके द्वारा यही कहा गया कि जो मेयर बनेगा वो बीजेपी से ही बनेगा। इस बात को चुनाव से पहले भी कहा गया, कई बार दोहराया गया। लेकिन अब अगर शिंदे इस प्रकार की मांग रखते हैं तो बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, बड़ा सवाल है ये। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव के बाद भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे इस प्रकार की मांग थी या कोई चर्चा थी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब देखा गया तो इलेक्शन जीतने के बाद है, बीएमसी इलेक्शन जीतने के बाद शिवसेना है वो डिमांडिंग मोड में यानी एक्शन मोड में आई है। बीजेपी को अपना मेयर बिठाना है और यहाँ पे इतिहास रचना है। लेकिन दूसरी तरफ देखा गया तो एकनाथ शिंदे की सीटें और भाजपा की सीटें ये कुल मिलाकर 118 का जो बहुमत है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, बीएमसी चुनाव के पहले भाजपा 100 के पार जाने का नारा कर रही थी और एकनाथ शिंदे 50 यानी हाफ सेंचुरी। लेकिन ठाकरे भाइयों का जिस प्रकार से करिश्मा यहाँ पे दिखाई दिया है और उनकी सीटें जो बढ़ी है, अब देखते हुए ठाकरे भाइयों को आने वाले दिनों में मात करने के लिए शिवसेना अपने पास ये बीएमसी की सत्ता रखनी चाहती है ताकि आने वाले दिनों में, यार देखिए अभी 2029 में फिर एक बार लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा और जिस प्रकार से मराठी वोट, मराठी भाइयों ने जो इमोशनल कार्ड खेला है, मराठी मानुष का कार्ड खेला है, तमाम तरह के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जो शिंदे गुट की तरफ से मांग सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसको लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या इस पर बात बन पाती है, इस पर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी की। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कोहरे की। कोहरे ने किस कदर यहां पर कहर बरपा रखा है उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से तस्वीरें हम आपको दिखा दें जहां पर घने कोहरे की वजह से यहां पर जो हादसे हैं सड़कों पर, देखिए किस प्रकार से 3 स्थानों पर हादसों की अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। फतेहपुर, अमरोहा और अमेठी। फतेहपुर और अमरोहा में जहां घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, तो वहीं अमेठी में कोहरे की वजह से डीसीएम मिनी ट्रक ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं फतेहपुर जिले की है जहां पर घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक तकरीबन 10 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा कानपुर से प्रयागराज जाने वाले हाईवे पर मलवा इलाके में हुआ है। दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, अमरोहा की तस्वीर आप देख रहे हैं। स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, गाड़ियों की क्षतिग्रस्त स्थिति को देखते हुए 18 गाड़ियां दरअसल यहाँ पर आपस में टकराई हैं। इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
नेशनल हाईवे 9 पर डिडौली इलाके के पास यह हादसा हुआ और काफी देर तक यहां जाम भी लगा रहा। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं अमेठी की है, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर डीसीएम मिनी ट्रक ने कोहरे की वजह से आगे चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड, शीतलहर और कोहरे का कहर लगातार जारी है और आज सुबह से ही दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा देखने को मिल रहा है और यही हाल नोएडा और गाजियाबाद का भी देखने को मिल रहा है। कई इलाके यहां पर ऐसे हैं जहां पर इस वक्त विजिबिलिटी काफी कम भी देखी गई है। सुबह सुबह का वक्त जब लोग घर से बाहर निकले, लेकिन उन्हें विजिबिलिटी काफी कम यहां पर देखने को मिली है। कई इलाकों में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा सड़कों पर चलने के लिए। मुश्किलों का सामना यहां पर यात्रियों को करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली के कुछ इलाकों में शीतलहर बनी रह सकती है। आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की, यानी कि धुंध छाए रहने की जो संभावना है वो बनी रहेगी। पारा लगातार गिरता जा रहा है। ठंड और शीतलहर की वजह से लोगों के लिए मुसीबत लगातार बढ़ रही है। तो एक तरफ AQI का भी हाल बुरा होता जा रहा है। ग्रैप 3 की जो पाबंदियां हैं उनको लागू किया गया है दिल्ली में। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं जब आपको सिवाय कोहरे के, सफेद धुंध के कुछ नजर नहीं आएगा। गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कई इलाकों की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, हर तरफ यही हाल नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है और जारी है घना कोहरा। जो ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के आईटीओ इलाके में है और सुबह से ही पूरे दिल्ली एनसीआर के आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है और उसकी आप एक तस्वीर देख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार डेंस फॉग को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे तक इसी तरीके का जो घना कोहरा है वो पूरे दिल्ली में छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने कुछ चेतावनियां भी जो हैं वो लोगों के लिए दी हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप अपने वाहन लेकर बाहर निकल रहे हैं तो इस समय अगले 3 घंटे तक घना कोहरा छाया रहेगा, तो इसलिए आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके ज़रूर निकलिए। और साथ ही दिल्ली में इस समय कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है, तो उसके लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जिसको अगर सांस की बीमारी है सबसे पहले तो वो बाहर ना निकले। बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप बिल्कुल बाहर मत निकलिए। अगर बाहर निकलते हैं तो आप लेयर वाइज कपड़े पहनिए, अपना सर ढक के रखिए, अपनी छाती ढक कर रखिए, अपने पैर ढक कर रखिए, क्योंकि यही वो पॉइंट्स है जहां से बॉडी में सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है। और सुबह से ही हम आपको ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि आप कैसे घना कोहरा पूरे दिल्ली में छाया हुआ है और अगले 3 घंटे तक इसी तरीके का घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। हालांकि आज के अगर हम तापमान की बात करें तो IMD के अनुसार, यानी मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 5:30 बजे के आसपास दिल्ली का जो तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी तापमान में तो थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और शीतलहर की भी आज जो कंडीशंस है वो नहीं है, तो शीतलहर से लोगों को राहत मिली है। लेकिन आज सुबह से ही घने कोहरे ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया है। देखिए, पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो लोगों को अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद यहां नहीं व्यक्त की जा रही है। मैदानी इलाकों की बात करें तो शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित होने लगा है और अगले कुछ दिनों तक ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से आ रही हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान को गिरा रही हैं। यहां गलन और कपकपा देने वाली जो ठंड है बढ़ रही है। पूरे उत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर यही हाल है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां पर अलग अलग इलाके जहां पर इस वक्त कोहरा, शीतलहर और ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। हालांकि तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज तापमान
9 से 10 डिग्री सुबह सुबह दर्ज किया गया है, जो कि पिछले कुछ दिनों से बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद भी AQI का जो स्तर है वो खराब श्रेणी में बना हुआ है और धुंध की वजह से लोगों को और ज्यादा परेशानी हो रही है। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में सियासत लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे आज और बॉम्बे हॉस्पिटल में पहुंचकर भर्ती मरीजों का भी हाल जानेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है। सियासत इसको लेकर लगातार हो रही है। इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत का मामला सामने आया था। कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और इस वक्त कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इंदौर पहुंच चुके हैं। पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, साथ ही बॉम्बे हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। इस मामले को लेकर लगातार प्रशासन को, सरकार को घेरा जा रहा है और अब राहुल गांधी इंदौर पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज पांडे जुड़ गए हैं। अंबुज, क्या जानकारी, अपडेट राहुल गांधी के दौरे से जुड़ा हुआ? जी देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी इंदौर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद एक निजी अस्पताल में जो दूषित पानी पीने की वजह से जो लोग बीमार हुए थे, जो अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। अभी भी 16 लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से करीब 10 लोग ICU में हैं। इसके अलावा भागीरथपुरा, जहां पर ये दूषित पानी का पूरा प्रकोप देखने को मिला था, जिसकी वजह से 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, राहुल गांधी उस भागीरथपुरा में भी दौरा करेंगे। और जो अभी तक का कार्यक्रम है उसके मुताबिक राहुल गांधी 3 पीड़ित परिवारों के घर भी जाएंगे और बाकी सारे परिवारों तक जाने की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन एक जगह अरेंजमेंट किया गया है जहां पर पीड़ित परिवार इकट्ठे होंगे और वहां पर राहुल गांधी उन परिवारों से मिलेंगे। और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी पीड़ित परिवारों को। और इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्या लोकेशन का अपडेट है आपके पास? राहुल गांधी अभी कहां पर मौजूद है और सबसे पहले कहां पहुंचेंगे? भागीरथपुरा के लोगों से मिलने के लिए पहुंचेंगे या फिर अस्पताल का दौरा करेंगे? जी, राहुल गांधी जैसे कि मैंने बताया कि वो इंदौर पहुंच चुके हैं, इंदौर एयरपोर्ट से वो निकले हैं और उसके बाद सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल, जो एक निजी अस्पताल है, वहां पहुंचेंगे। और उस बॉम्बे अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनको देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद भागीरथपुरा पहुंचेंगे। जी ठीक अंबुज, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट मिलते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और साथ ही यहां से वो बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो चुके हैं। यहां पर भर्ती मरीजों के साथ मुलाकात करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पंजाब की, जहां के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस सनसनीखेज मामले में शामिल मुख्य शूटर और कुख्यात बदमाश करण पाठक को पुलिस ने खरड़ इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वो हिरासत से भाग गया था और जब पुलिस की टीम ने इलाके में घेराबंदी कर उसका पीछा किया, तभी दोनों तरफ से फायरिंग होती है, जिसमें आरोपी करण पाठक को मार गिराया गया है। दरअसल 15 दिसंबर को मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर दिग्विजय कुंवर उर्फ राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे थे और इसके बाद पुलिस ने आखिरकार वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया है। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। 15 दिसंबर को कबड्डी खिलाड़ी की हत्या हुई थी। मोहाली में शूटर का अब एनकाउंटर कर दिया गया है। दिग्विजय कंवर उर्फ राणा बलाचौरिया की खिलाड़ी जो वो कबड्डी के हैं और मैदान में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। 3 आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद अब मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। करण पाठक, तरणदीप और सुखशेर सिंह गिरफ्तार किए गए थे। करण पाठक भागने की कोशिश कर रहा था। वारदात अंजाम देने वाला मुख्य शूटर ही है करण पाठक, जो कि पुलिस हिरासत से भाग निकला था और उसके लिए पुलिस ने एक टीम को गठित कर दिया था। उसके पीछे लगातार करण पाठक को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम्स थी। पुलिस की टीम मोहाली के खरड़ में पुलिस की टीम के साथ करण की मुठभेड़ होती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है। पुलिस की गोली लगने से करण पाठक घायल हो गया और उसके बाद उसका एनकाउंटर यहां पर हो गया है, मारा गया है करण पाठक। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मोहाली के खरड़ में ये जो पूरा एनकाउंटर है वो हुआ है।
ओडिशा के भद्रक में अवैध मवेशी तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने बड़ा छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध मवेशी तस्कर के घर पर छापा मारा और यहां से लाखों रुपए कैश और सोने के गहने भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की टीम उनके घर पर यहां पर पहुंची है और इस बीच कोने कोने की तलाशी ली गई, घर के बाहर खड़ी गाड़ी की भी तलाशी ली गई और इसके बाद जब घर की तलाशी ली गई तो पुलिस वालों के आंख भी खुली की खुली रह गई। पुलिस को वहां से भारी मात्रा में कैश और सोने के गहने भी मिले हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और इस कैश को गिनने के लिए मशीन तक मंगवाई गई। पुलिस के मुताबिक यहां से लाखों रुपए जब्त किए गए। तो भाई राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में बेखौफ बाइक चोर बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जहां पर ये चोर जयपुर के सबसे पॉश इलाके में से एक इलाके में चोरी की वारदात को बहुत ही आराम से अंजाम देते हैं और फिर मौके से बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें सिविल लाइन के नंदपुरी इलाके की आप देख रहे हैं, जहां पर दो चोर आते हैं और उसके बाद एक चोर आगे बढ़ता हुआ दिखता है जबकि दूसरा अपार्टमेंट के नीचे खड़ी बाइक के पास चला जाता है। फिर ये चोर बाइक का लॉक पहले खोलने की कोशिश करते हैं, लॉक नहीं खुलता तो लॉक को तोड़ देते हैं। तभी उसका दूसरा साथी तीसरे चोर के साथ वापस आता हुआ नजर आया। चोर बाइक को निकालता है, स्टार्ट करता है, मौके से फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई इस चोरी से इलाके के लोग भी खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से इन चोरों की तलाश में जुटी हुई है। आइए आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा देते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर इस वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। दूषित पानी से यहां पर 24 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद से लगातार सियासी बयानबाजी भी हो रही है। सरकार प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े किए गए और अब राहुल गांधी इंदौर पहुंचे हुए हैं, जहां पर जो बॉम्बे अस्पताल है, जहां पर इस वक्त दूषित पानी की वजह से बीमार लोग भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनके हालचाल जानेंगे राहुल गांधी, उनसे मुलाकात भी करेंगे। अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जान रहे हैं राहुल गांधी। इस वक्त बॉम्बे अस्पताल में मौजूद हैं और भर्ती मरीजों से बातचीत करेंगे। भागीरथपुरा भी जाएंगे, जहां पर लोगों से भी उनकी बातचीत होगी, वहां की स्थितियों के भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो पीड़ित परिवार हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, दूषित पानी से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से एक के बाद एक कई लोगों की तबीयत खराब हुई, सभी अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन एक के बाद एक 24 लोगों की मौत की जानकारी मिलती है। हड़कंप मच गया, कई लोगों की तबीयत अभी भी खराब है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूषित पानी पीने की वजह से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सबसे ज्यादा यहां पर उनके ऊपर असर देखने को मिला था और उसके बाद से प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर कई प्रकार के सवाल भी खड़े हुए थे। कांग्रेस ने कई सवाल यहां बीजेपी की सरकार पर भी उठाए थे और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर पहुंच चुके हैं। अस्पताल में मौजूद है बॉम्बे अस्पताल, जहां पर इस वक्त भर्ती मरीजों का वो हाल जान रहे हैं। आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि आज कुछ आर्थिक सहायता का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। ये फिलहाल संभावना है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बॉम्बे अस्पताल में राहुल गांधी का काफिला पहुंचा, राहुल गांधी भर्ती मरीजों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि भागीरथपुरा वो इलाका जहां पर गंदा पानी पहुंचा था और वहीं पर सबसे ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक से खराब होती है, लोगों की तबीयत बिगड़ी, कई लोगों की मौत की जानकारी मिलती है, हड़कंप मच जाता है और उसी स्थान पर भागीरथपुरा भी आज राहुल गांधी जाएंगे, ये जानकारी है। अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंबुज, क्या अपडेट है आपके पास? ये देखिए, अभी राहुल गांधी इंदौर पहुंच चुके हैं और इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल, जो कि एक निजी अस्पताल है, जहां पर दूषित पानी पीने की वजह से जो लोग बीमार हुए थे वो भर्ती हैं, उनसे राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त। और 16 लोग यहां पर भर्ती हैं और जिसमें से 10 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से इंदौर की भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार हुए थे, 24 लोगों की जान चली गई थी और पूरे देश भर में पूरे मुद्दे की चर्चा हुई थी और जिस तरीके से ये पूरा मामला जितना गंभीर था, राहुल गांधी का आज यहाँ पर दौरा है और राहुल गांधी भागीरथपुरा भी पहुंचेंगे, जिस इलाके में ये दूषित पानी की सप्लाई हुई थी, और पीड़ित परिवारों से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। उससे पहले राहुल गांधी यहाँ पर अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर इस
के बाद राहुल गांधी भागीरथपुरा भी पहुंचेंगे। और इस बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, MIM पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर-उल-ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के MIM पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का, और रहमत साहब MLC का, रियाजुल हसन अफंदी MLC का, और जितने हैदराबाद से MIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स MLA जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना, और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए, और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहां उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें दलित विजय सर कामयाब हुए। फिर चीता कैंप में 2 हमारे कामयाब हुए। मुंबई BMC में MIM पार्टी के 8 कॉरपोरेटर्स जीते। एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली औरंगाबाद में, जहां पर 33 हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। वैसे ही मालेगांव में, नांदेड़ में, नगर में मुझे बड़ी तकलीफ है कि हमारे दोस्त समद खां साहब कामयाब नहीं हुए, मगर मुझे यकीन है कि अहमदनगर की आवाम समद खां के साथ है, हम भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अमरावती में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अकोला में हमारे 3 कॉरपोरेटर्स जीते, मगर वहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे को उस अकोला विधानसभा में 62,000 वोट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है और सबकी मेहनत जुस्तजू रही, और हम सब ने अपने अपना रोल उसमें अदा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। और फिर मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ MIM के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी
का कोई फैसला नहीं होता। जाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी, चाहे वो कोऑप्शन का मेंबर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का, जो भी हो, इस मसले में पार्टी आपसे बात करेगी। उसके बाद जो डिसीजन होगा आप उसको जरूर फॉलो करिए। तो ये मेरे इनिशियल रिमार्क्स थे। अगर आप हमारे दोस्तों को अगर कुछ और मजीद सवालात करना है तो आप बारी बारी से पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, जैसा कि नागपुर में आरएसएस का आप पे तमाम तरह के आरोप लगते हैं बीजेपी को लेकर, अब वो आरोप जो है सवाल में तब्दील हुआ है, क्या मैच फिक्स था बीजेपी के साथ? अब ऐसा है ना कि जो आरोप लगाते, तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग। तो ये तो इलेक्शन था, हर एक को इख्तियार था अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने के लिए। अब अगर औरंगाबाद में 33 मेरे जीत गए, मुंबई में हमारे 8 कामयाब हो गए, नांदेड़ में 14, मालेगांव में 21, अमरावती में 12, धुलिया में 10, नगर में 2, अकोला में 3, शोलापुर में 8, नागपुर में 6, चंद्रपुर में 1, मुमरा में 5, गोवंडी में 6, चीता कैंप में 2। तो ये तो आवाम का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, वहां पर दिन रात एक कर दिया। तो अगर वो लोग इस तरह से ये कहेंगे तो ये तो वहाँ की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि MIM पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाअल्लाह। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक ने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और इस वारदात के खुलासे से हड़कंप मच गया। वारदात 14 जनवरी को अंजाम दी गई थी, जब ममता नाम की महिला संदीप के घर खाना बनाने के लिए गई थी और इसी दौरान संदीप ने उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उसे गहरी नींद में सुला दिया और उसके बाद ममता के गले और नाक को दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद संदीप ने ममता के शव को ठेली पर रखकर गंग नहर के किनारे फेंकने की कोशिश भी की। हालांकि उसकी एक करतूत मोहल्ले के एक घर में लगे हुए CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग बन गया और पुलिस ने आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस की माने तो संदीप ने ममता को घरेलू काम के लिए नौकरी पर रखा हुआ था और इसी दौरान उनके बीच अवैध प्रेम संबंध बन गए थे। कुछ दिनों से संदीप को ममता पर शक हो रहा था कि उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर है और इसी शक की वजह से उसने ममता को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया है। इसको लेकर उनका दावा है कि मुंबई के वार्ड नंबर 180 में वोटिंग के दौरान धांधली की गई है, जिसका कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM के उम्मीदवारों ने विरोध किया। तो पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और हाथापाई भी की गई। प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग वोटिंग सेंटर के बाहर जमीन पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप था कि वार्ड नंबर 180 में रखी 2 EVM मशीनों में से एक टूटी हुई है और ऐसे में इन लोगों ने आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इनका दावा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भी गलतियों को बाना, लेकिन वोटिंग रोकी नहीं और इस दौरान विरोध कर रहे लोगों पर लाठियों से भी यहां पर हमला कर दिया गया। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों से पुलिस ने जबरदस्ती की। वीडियो में भी पुलिस लोगों को जबरन मौके से हटाती हुई नजर आ रही है। और वहीं राजस्थान के कोटा में मंदिर के पुजारी को हटाने पर श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद उन्होंने मंदिर कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मामला दरअसल कोटा के महावीर नगर इलाके में मौजूद राम जानकी मंदिर का है। दरअसल इस मंदिर में लंबे अरसे से पंडित दीपक शर्मा ही पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर
मंदिर प्रशासन ने उनकी पूजा करने पर रोक लगा दी थी, जिससे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने मंदिर परिसर में जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मंदिर समिति के खिलाफ नारेबाजी शुरू की गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि पंडित दीपक शर्मा लंबे अरसे से मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मंदिर समिति ने जिस तरह से बिना किसी ठोस वजह के उन्हें हटा दिया वो पूरी तरह से गलत है। मंदिर में आई महिला श्रद्धालु इस दौरान ज्यादा नाराज नजर आई, तो वहीं हालात खराब होते देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरह से श्रद्धालुओं को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। तो वहीं मेघालय के शिलांग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां के गोयनका कंपाउंड में आग लग गई। इस आग की चपेट में 50 से 60 घर आ गए। आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह आग लगातार फैलती ही जा रही थी और वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये भयानक लपटें भी आग की नजर आती हैं। लपटें आसमान में कई फीट तक ऊपर तक उठती हुई नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते नजर आए। कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले और बॉलीवुड फिल्मों में कई यादगार संगीत देने वाले ए.आर. रहमान का एक बयान इन दोनों चर्चा में है, जिसने हिंदू मुस्लिम वाली जो सियासत है उसको गरमा दिया है। ए.आर. रहमान के बयान पर लगातार घमासान जारी है। ऐसे में सिंगर शान ने इस मामले में भी बयान सामने रखा है। दरअसल ए.आर. रहमान ने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीते 8 साल से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है। अब रहमान का ये बयान सियासी कॉरिडोर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। ए.आर. रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा है कि ए.आर. रहमान बहुत ही बड़े म्यूजिशियन है, उनको इस तरह की तकलीफ होती होगी जस्ट फॉर बिकॉज ही इज ए मुस्लिम, तो मेरे ख्याल से ये बहुत दुख की बात है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल ए.आर. रहमान के दिए बयान पर हमलावर हैं, जिनकी माने तो परिस्थितियां जैसी कल थीं वैसी ही आज हैं। कुछ आदमी जो है ना, माथा में सबको कीड़ा घुस जाता है, हिंदू मुस्लिम ये सब बात बोलने का। ऐसी कोई बात नहीं है। इस देश में सबका साथ सबका विकास। जब ए.आर. रहमान जी को बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े गाने वो किया करते थे, वो परिस्थिति आज भी है, वही परिस्थिति पहले भी थी। तो इस तरह से कहना, अपने आप को विक्टिमाइज करना सरासर गलत है। बता दें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रणवीर कपूर स्टारर रामायण इसी साल के आखिर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने ही दिया है, लेकिन जिस अंदाज में ए.आर. रहमान ने बीते 8 साल का जिक्र किया है, उसने सियासी तपिश बढ़ा दी है। नहीं, जहाँ तक काम नहीं मिल रहा है वो तो आपके सामने मैं जो खड़ा हूँ, इतने सालों से इतना गाया हूँ, मुझे भी काम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर ज़्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ पर्सनल बात होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, और हमें कितना काम मिलना चाहिए ये तो हमारे हाथ में है नहीं है। जो भी काम मिले उसे अच्छे से करें, और रहमान साहब को जो भी काम मिलता है वो उनकी एक सिग्नेचर स्टाइल है, बहुत कमाल की वो कंपोजर है। सो अगर ऐसी कोई बात होती, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कम्युनल माइनॉरिटी एंगल जो भी आप कह रहे हो, म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती तो हमारे सारे तीनों सुपरस्टार्स जो 30 साल से, वो भी अगर आप कहें तो माइनॉरिटी में, बट उनकी फैंस किसी से कम है। ये बहुत डेंजरस कमेंट है। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सच अ सक्सेसफुल मैन, ही इज सच अ मैच्योर मैन, he should not have said it. Maybe he has his reasons. आपको उनसे ही सवाल ये पूछना पड़ेगा। पटना से खबर आपको बता दें, जहां पर प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन ये जो आग है वो विकराल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये प्लास्टिक का गोदाम है। ऐसे में
जो काला धुआं है वो भी आप देख सकते हैं, ऊंचा उठता हुआ ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है और फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना में प्लास्टिक का गोदाम बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगी।